बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमारी थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुर्की के बढ़ते हुए दिफाई सलाहियत में और उनकी जो हथियारों की प्रोडक्शन है और उसकी जो दरामदात हैं उसमें जो बेपनाह इजाफा हो रहा है, जो इस तरह की वो अपग्रेडेशंस कर रहे हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तुर्की ने रिसेंटली जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम साइपर के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है, उसका उन्होंने टेस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि वो इसको 2023 तक अपनी आर्मी के अंदर फंक्शनल कर देंगे। और उनका जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इस वक्त का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके मुतबादिल इसको करार दिया जा रहा है। और मतलब उस लेवल का तुर्की ने जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम साइपर जो है वो उन्होंने तैयार कर लिया है और 2023 तक जो है वो तुर्की के मुताबिक जो है वो ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो तुर्की बहुत बड़े पैमाने पर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स की भी तैयारी कर रहा है, जिनमें रोबोटिक टैंक्स वगैरह शामिल होते हैं, मतलब कि उसमें इंसान को कोई अमल दखल नहीं होता, खुद ही जो है वो टैंक ऑपरेट हो रहे होते हैं और रोबोटिक्स के तहत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत। तो उस चीज़ की जो है वो तुर्की बहुत बड़े पैमाने पर उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी साइन हो चुके हैं। इससे पहले तुर्की ने जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनमें ये ड्रोन वगैरह शामिल होते हैं, इस चीज़ की उन्होंने तैयारी की थी, ये चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की थी और अपनी ना सिर्फ उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर जो है वो इस चीज़ को इंटीग्रेट किया था बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी किया था। और इसके अलावा तुर्की ने जो है वो अमेरिका की मुखालिफत को झेलते हुए रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट किया था अपनी जो है वो दिफा के लिए। तो ये सारा क्या माजरा है, तुर्की जो है वो इतने बड़े पैमाने पर क्यों आखिरकार जो है अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा कर रहा है और क्यों इतने बड़े पैमाने पर जो है वो हथियारों की जो है वो मैस प्रोडक्शन कर रहा है तुर्की, इस सब हवाले से हम आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि तुर्की जो है वो क्यों इतना ज़्यादा कंसर्न है अपनी दिफा को लेके, उनको क्या दिफाई चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं तुर्की को, वो सब हम देखेंगे। और इसके अलावा तुर्की ने जो है वो इस इंडस्ट्री के हवाले से, ख़ास तौर पर ये हथियारों की इंडस्ट्री के हवाले से और दिफाई की इंडस्ट्री के हवाले से अब तक कितना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है और उसका करंट स्टेटस जो है उनके इस हवाले से क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ होने वाली है, तो इस सब हवाले से हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो एक्सपोर्ट्स का है, यानी दरामदात का। तुर्की जो है वो हथियारों की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर जो है वो अचानक दुनिया के सामने आया है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की दरामदात करने वाले ममालिक में तुर्की सरे फहरिस्त पाया गया है। 2016 में तुर्की जो है वो कहीं पर भी नहीं था, लिस्ट में इसका कहीं नाम नहीं था, लेकिन अचानक 3 साल में तुर्की ने अपनी वेपन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रो किया और दरामदात में, एक्सपोर्ट्स में, इस इंडस्ट्री के अंदर, वेपन इंडस्ट्री में, दिफाई मामलात में तुर्की जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क बनकर सामने आया और टॉप एक्सपोर्टर्स में जो है वो इसका शुमार होने लगा। 2019 में तुर्की ने तकरीबन $3.25 अरब की जो है वो सिर्फ दरामदात की थी इस सेगमेंट में, यानी कि हथियारों में, वेपन्स में, दिफाई मामलात में $3.25 अरब की 2019 में, जबकि 2020 में ये एक्सपोर्ट्स कम होकर $2.28 अरब तक आ गई। और 2020 में ये इस वजह से कम हुई क्योंकि कोविड आ गया था, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स में कमी हो गई थी। तो ये तुर्की का इस वक्त जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम वो आपके साथ हमने शेयर किया है, कितने बड़े पैमाने पर तुर्की जो है, कितनी जो है वो बड़े बजट इसका यहाँ से मिल रहा है तुर्की को। और ये उसकी एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 1.5% है जो ये तुर्की टोटल एक्सपोर्ट्स करता है, उसमें 1.5% जो है वो तुर्की यहाँ से कमा रहा है वेपन्स वगैरह, डिफेंस के चीज़ें वगैरह बेचकर। और इनमें जो है वो इनके हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिनमें ये ड्रोन वगैरह शामिल हो जाते हैं, ये चीज़ें शामिल हैं, और मिसाइल्स वगैरह शामिल हैं। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर तुर्की जो है वो इसकी प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे वो ना सिर्फ खुद जो है इस्तेफ़ादा हासिल कर रहा है बल्कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है। और जो तुर्की के बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो तुर्की से ये सारा सामान ख़रीद रहे हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो अमेरिका है, उसके बाद अज़रबाईजान है। आपको याद हो लास्ट ईयर जो है वो अज़रबाईजान की आर्मीनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी,
तो तुर्की ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उनको, बहुत बड़े पैमाने पर अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स प्रोवाइड की थी और असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की थी। तो इस वजह से अज़रबैजान जो है वो इनका सेकंड बिगेस्ट इम्पोर्टर था 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा अरब कंट्रीज़, खलीजी ममालिक जिनमें ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट कर रहा है तुर्की से दिफाई मामलात की चीज़ें। अब हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तकरीबन 18-19 साल पहले, तो 2002 में जो तुर्की अपने हथियार खुद बना रहा था, जिनमें वो खुद मुख्तार था, वो तकरीबन उनकी 35% कैपेसिटी थी। यानी कि तुर्की का जो टोटल डिफेंस का स्ट्रक्चर था उसका 35% जो है वो तुर्की खुद प्रोड्यूस कर रहा था। ये 2002 की बात है। और अभी 2019 में रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तुर्की 70% जो है वो सेल्फ सफिशेंट हो चुका है अपनी इस कैटेगरी में। यानी कि अब 70% जो है वो जो तुर्की का इस वक्त करंट डिफेंस मैकेनिज़्म है उसमें तुर्की खुद जो है वो 70% अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी का 30% जो है वो माल इंपोर्ट करता है, जिनमें जाहिर सी बात है ये रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह और इसके अलावा अमेरिकन F-35 तैयारे वगैरह भी शामिल हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो स्टिल तुर्की इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 35% का जो इन्होंने जंप किया है, यानी कि 35% 2002 में करते थे और अभी 70% जो है वो सेल्फ सफिशेंट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी एवोल्यूशन है जो कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में, उनकी वेपन इंडस्ट्री में इस वक्त आई है। और करंट जो इनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वेपन इंडस्ट्री के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। 2019 में 2.74 बिलियन था, अभी जो है वो कम होकर 2.24 बिलियन कोविड की वजह से 2020 में हो गया था। लेकिन जो उनके डिफेंस के एनालिस्ट हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं और जो उनकी गवर्नमेंट है, उनका ये एम है और उनका ये एस्टीमेट है कि 2023 के आखिर तक तुर्की जो है वो अपने इस एक्सपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाकर 10.2 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाने की जो है वो सलाहियत रखता है। और इसके अलावा उनका ये टारगेट है कि वो इस हदफ को हासिल करें, यानी कि अपना जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है जो करंट उनका चल रहा है उससे 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो ये तुर्की का एम भी है। तो इस वजह से जो है वो इतने बड़े पैमाने पर और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस इंडस्ट्री में तुर्की जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डिस्कवर कर रहा है और जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ये उनका एक मफाद है, ये उनका एक मकसद है जिसके तहत तुर्की ये सारे स्टेप्स जो है वो ले रहा है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो उनका अपने दिफा के हवाले से है, जो कि वो अपने इस कंट्री का डिफेंस करना चाहते हैं। तो दूसरा ये एक बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है। तुर्की का जो है वो इस वक्त साइप्रस का बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्रीस के साथ सिंस 1974, जब तुर्किश फोर्सेस ने वहाँ पर इन्वेड किया था और वहाँ पर नॉर्दर्न साइप्रस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो तुर्की का ये क्लेम है कि साइप्रस जो है वो उनका इलाका है, जबकि ग्रीस यानी कि यूनान जो है वो ये क्लेम करते हैं कि साइप्रस उनके इख्तियार में है, ये उनका इलाका है। तो ये उनके दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। और इस वक्त जो है वो हाफ कंट्रोल साइप्रस पर तुर्की का है, बाकी का हाफ जो है वो इस वक्त ग्रीस के कंट्रोल में है। बीच में जो है वो एक बफर जोन बना हुआ है। और नॉर्दर्न साइप्रस में तुर्की ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी खोले हुए हैं जहाँ से उनको एक बहुत बड़ी रेमिटेंसेस मौसूल होती है, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं वहाँ से। तो तुर्की ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से उनका एक अच्छा खासा दिहाड़ी लगी हुई है। जबकि ग्रीस जो है वो बज़िद है इस बात पर कि साइप्रस पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से तुर्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सारी इस मामले पर ग्रीस के साथ खड़ी हुई हैं, तुर्की के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। तो तुर्की और फ्रांस जो है वो इनकी हेल्प भी करता है अक्सर ग्रीस की। तो तुर्की जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। उनका जो एक अपना मौक़िफ़ है उसका वो दिफा करते हैं और वो इस चीज़ पर बज़िद हैं कि साइप्रस उनका इलाका है और वो इसके दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इसके लिए वो मुख्तलिफ मिलिट्री ड्रिल्स और एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं अपनी एयरफोर्स के थ्रू और अपनी नेवल शिप्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर अपना असर व रसूख कायम रखते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि जो उनको चाहिए दरपेश है तुर्की को अपने दिफा के एतबार से। दूसरा, इसके अलावा ईस्टर्न बॉर्डर पर तुर्की के जो है वो उनको कुर्दों से भी एक उनके साथ झड़प चल रही है, उनके साथ उनका एक मामला चल रहा है। कुर्द जो है वो बेसिकली एक जंगजू कबीला है, एक कौम है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उनका भी ताल्लुक़ इसी कौम से ही था।
तो बेसिकली जो ये कौम है ये यहाँ मिडल ईस्ट में इस वक्त फैली हुई है। तुर्की में भी इनकी अच्छे खासी जो है वो पॉपुलेशन इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा शाम में इनकी कुछ पॉपुलेशन मौजूद है। तो यहाँ 2-3 कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट की हैं यहाँ पर इनकी एक पॉपुलेशन मौजूद है। तो इनका जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि अपनी एथनिसिटी के मुताबिक ये यहाँ पर एक आज़ाद रियासत कुर्दिस्तान का क़याम चाहते हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर ये बनाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी अपनी एथनिसिटी हो, अपनी कौम हो, अपना मुल्क हो, जहाँ पर ये अपना निज़ाम राइज कर सकें। तो ये बेसिकली इनका क्लेम है और ये इस वक्त तुर्की के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी सरदर्द बने हुए हैं। और तुर्की जो है वो जाहिर सी बात है अपनी इंटेग्रिटी पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कोई भी मुल्क अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो वो तुर्की जो है वो इस वक्त इनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से तैयब एर्दोगान ने जो शाम में इस वक्त सिविल वॉर जारी है उसमें बशार अल असद के अगेंस्ट जो अपोजिंग फोर्सेस लड़ रही थी उनको काफ़ी सपोर्ट किया है ताकि जो है वो किसी तरीके से कुर्दों को दबा सके, क्योंकि कुर्द जो है वो बशार अल असद के साथ उनका थोड़ा बहुत लिंकेज है और वो किसी तरह से इनके खैर ख्वाह हैं एक दूसरे के बेसिकली। तो जो है तैयब एर्दोगान ने ये गेम प्ले की कि वो बशार अल असद की रजीम को किसी तरीके से हटाए और अपनी जो है वो रजीम यहाँ पर लेकर आए और उसके थ्रू जो है वो कुर्दों को किसी तरीके से जो है वो दबाने की कोशिश करे, उनको डिसइंटीग्रेट कर सके और उनके जो मकासद हैं उनको किसी तरीके से हासिल ना होने दें। लेकिन जो है वो सब कुछ तवक्कुआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गया, क्योंकि बशार अल असद को जो है वो रशिया और ईरान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसने किसी हद तक जो है वो कंट्रोल संभाल लिया है, अब स्टेबल हो चुका है उसकी फोर्सेस। तो जो है इस वक्त सीरिया पे बशार अल असद का कंट्रोल बाकी ग्रोहों की निस्बत ज़्यादा है और वो इस वक्त ज़्यादा मजबूत है। और तो इस वजह से जो है वो तैयब एर्दोगान को थोड़ा सा मसले का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से क्योंकि उसने बशार अल असद के अगेंस्ट फोर्सेस को सपोर्ट किया था, तो अब बशार अल असद के साथ भी उसकी एक सर जंग चल पड़ी है। तो इस वजह से ईस्टर्न फ्रंट से जो है वो तुर्की को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस का सामना है, जिनमें ये कुर्दों का भी मसला है। इसके अलावा जो बशार अल असद से भी उनको थोड़ा सा जो है वो जाहिर सी बात है ख़तरा दरपेश हो चुका है। और इसके अलावा ISIS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, जिसको दाइश भी कहते हैं, उससे भी तुर्की को ईस्टर्न फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है। उसकी वजह यह है कि तुर्की जो है वो नाटो का एक एलाई है और नाटो जो है वो इस वक्त पूरी तरह से ISIS के ख़िलाफ़ एक जंग में जो है वो चली हुई है। और ISIS के जो सबसे नज़दीक तरीन मुल्क जो नाटो का पड़ता है वो तुर्की ही है। तो तुर्की के साथ जो है वो ISIS की एक यकीनी सी बात है, उनका एक फड्डा है। तो यहाँ से भी तुर्की को अपने आप को महफूज रखने की एक ज़रूरत है और वो इस चीज़ को समझते हैं। तो इस वजह से यहाँ ईस्टर्न फ्रंट से उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दरपेश हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पर उनको ग्रीस के साथ भी कुछ मामलात उनके तय नहीं हो पा रहे हैं साइप्रस पे, तो वहाँ से भी उनको थोड़ा बहुत मसाइल का सामना है। तो अपनी दिफाई सलाहियत को इस वजह से भी वो बढ़ा रहे हैं ताकि वो इन सारे चेंजेस को एक साथ देख सकें, एक साथ इनसे निपट सकें। और जितना भी उनको डिफेंस का मैकेनिज़्म है वो इस वजह से इस चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये उनका रीज़न नंबर 2 है। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की, जो कि तुर्की ने अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस हवाले से उन्होंने की हैं। तो रिसेंटली जो है वो तुर्की ने साइपर मिसाइल का टेस्ट किया है, साइपर एयर डिफेंस मिसाइल का, जिसको इस वक्त रशियन S-400 जो कि जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त मौजूद है उसके मुतबादिल करार दिया जा रहा है। इतने हाई लेवल पर, इतना बेहतरीन, इतने क्वालिटी वाइज तुर्की ने काम किया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। और अब वो इन्होंने खुद बनाया है, ये उनका अपना फार्मूला है, अपनी ईजाद है। तो इसकी वजह से तुर्की को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, ना सिर्फ अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में बल्कि उनकी एक्सपोर्ट्स में भी बेपनाह इजाफा होगा। क्योंकि जो अजारादारी कायम की हुई थी रशिया ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में, वो अब ख़त्म हो जाएगी। और उसके जो काउंटर में तुर्की ने बनाया है, तो अब तुर्की से भी लोग ये चीज़ इम्पोर्ट करना चाहेंगे। तो तुर्की ने ये एक बहुत बड़ा जो है वो लैंडमार्क अचीव किया है, माइलस्टोन अचीव किया है एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से। और एयर डिफेंस सिस्टम में तुर्की इस वक्त और भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशंस कर रहा है, नई नई जो है वो चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, नए नए सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। और तुर्की का जो 2023 तक का जो प्लान है उसके मुताबिक वो तकरीबन 6 मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपनी आर्मी के अंदर फुली ऑपरेशनल करना चाहता है।
जिनमें ये जाहिर सी बात है साइपर मिसाइल सिस्टम जो है वो इनका शामिल है। इसके अलावा रोकिस्तान है, सुंगूर है, और इसके अलावा जो है वो उनके हिसार एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ मुख्तलिफ एडिशंस जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिनमें लो अल्टीट्यूड के लिए उन्होंने हिसार ए बनाया है। इसके अलावा हिसार ओ प्लस पर भी जो है वो काम जारी है, जो कि हायर अल्टीट्यूड्स के लिए है। तो इतने ज़्यादा जो है वो डिफेंस सिस्टम्स वो इसलिए अपने इम्प्लांट कर रहे हैं ताकि उनको किसी किस्म के भी एयर डिफेंस की तरफ से कोई मसला दरपेश ना आए, और हर ख़तरे को वो स्पेशलिटी के साथ और हर मौसम में मौसर तरीके से एनकाउंटर करने की सलाहियत रखते हों। तो तुर्की बहुत बड़े पैमाने पर अपनी डिफेंस सिस्टम पर जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। इसके अलावा जो तुर्की की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ये डिफेंस का सिस्टम वगैरह बनाती हैं, इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी साइन कर लिए हैं गवर्नमेंट ने, जिनके मुताबिक जो है वो 2023 तक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, जिनमें ये रोबोटिक टैंक्स वगैरह शामिल होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करने का मुआहदा तय पा गया है। और इसको 2023 तक वो अपनी आर्मी के अंदर जो है वो आर्म फोर्सेस के अंदर इसको ऑपरेशनल करने का मुआहदा उन्होंने तय किया है, और वो ये उनकी ये ख्वाहिश है कि ऑपरेशनल हो जाए 2023 तक। इससे पहले जो है उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाई थी, जिनमें ये ड्रोन वगैरह हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो इसके अलावा जो है इनका ये भी प्लान है कि ये अनमैन्ड जो है वो सी के हवाले से भी कुछ चीज़ें तश्कील लें, जिनमें ये कुछ छापामार शिप्स हो जाएं या सब मरीन्स हो जाएं, इस तरह की जिनमें इंसान का अमल दखल कम से कम हो, और ज़्यादातर जो है वो रोबोटिक्स के थ्रू ही ये सारा सिस्टम चलाया जा सके, ताकि उनकी एफिशिएंसी में भी इजाफा हो और जो इंसानी जान है उसका भी कम से कम नुकसान हो पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तुर्की इस हवाले से। तो अब बात करते हैं कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशंस चल रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में तुर्की और पाकिस्तान की इस वक्त कितनी दोस्ती है, कितनी यारी है, क्या इनके रिलेशंस हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, ताकि जो है पाकिस्तान के नाज़रीन जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर सके और उन्हें जो है वो इस हवाले से भी मालूमात के बारे में पता हो। तो पाकिस्तान के साथ नो डाउट तुर्की के बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। तैयब अर्दोगान और इमरान खान, इनके तकरीबन जो है वो व्यूज़ काफ़ी मिलते हैं, विजन काफ़ी मिलते हैं। दोनों जो है वो एक आलमी लीडर के तौर पर मुसलमानों के जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं दुनिया के। तो ये दोनों के जो है क्योंकि सोच मिलती है, तो इस वजह से इनका काफ़ी दोस्ती यारी है। डिफेंस में तुर्की और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस इस वक्त चल रहे हैं, और इनके जो है वो रेगुलरली अपने रिलेशंस को रिवाइज़ करते हैं, रिविज़िट करते हैं, उनको मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से इनकी अक्सर जो है मीटिंग्स चलती रहती हैं। क्योंकि तुर्की जो है वो ना सिर्फ अपने जो उनके वेपन्स हैं उनमें अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, बल्कि जाहिर सी बात है उनको ऑपरेट करने के लिए जो पीछे मैन पावर चाहिए उसको भी, तो उसकी भी क्वालिटी इन्हेंस करनी है। तो उसके लिए तुर्की जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ तो उनकी बहुत ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और जो आर्म फोर्सेज हैं नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। तो इनके प्रोफेशनलिज्म से वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। पाकिस्तान को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इस वजह से। तो पाकिस्तान के साथ इनकी अक्सर जो है वो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह चलती रहती हैं। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान ने $1.5 अरब का जो है मुआहिदा किया था तुर्की के साथ, कि तुर्की पाकिस्तान को 30 हेलीकॉप्टर्स, जो कि बहुत ही स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हैं तुर्की के ATA के, उनका मुआहिदा हुआ था। लेकिन चूँकि कुछ इंटरनेशनल लाइसेंस का मसला दरपेश आ गया था, इस वजह से जो है ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। वगरना पाकिस्तान जो है वो 30 टर्किश मेड हेलीकॉप्टर्स जो है वो अपने इंपोर्ट करने वाला था, और ये काफ़ी इसकी वजह से पाकिस्तान में बेहतरी आनी थी पाकिस्तान के दिफाई मैकेनिज़्म में। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के 1500 से ज़ायद जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो पिछले 10 सालों में तुर्की से कोर्सेज करके आ चुके हैं। वहाँ पे वो अपनी तालीम हासिल कर चुके हैं, कोर्सेज कर चुके हैं, वहाँ पे जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। इसके बरक्स जो है वो तुर्की के भी तकरीबन 150 से ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो पाकिस्तान में आके कोर्सेज कर चुके हैं, स्पेशलिटी हासिल कर चुके हैं, और यहाँ NDU में वो यहाँ पर ज़ेर तालीम रहे हैं। तो इन दोनों ममालिक के जो है वो ऑफिसर्स एक दूसरे से स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, एक दूसरे के मुल्कों में कोर्सेज करते हैं, जॉइंट मिलिट्री डील्स कर रहे हैं, एक दूसरे के जो है वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान जो है वो बहुत सारा प्रोवाइड कर रहा है तुर्की को, जिनसे वो वेपन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो कि ड्रोन वगैरह हैं, इनकी तश्कील में भी तुर्की की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया था जो है वो
स्पेशल असिस्टेंस भी पाकिस्तान ने तुर्की को प्रोवाइड की थी। तो इनके दरमियान जो है वो दिफाई मामलात में तो बहुत अच्छी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है वो दोस्ती चल रही है। और इसके अलावा जो है वो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की को न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इस वक्त असिस्टेंस दे रहा है, मुआवनत दे रहा है, मदद फराहम कर रहा है। तो ये बहरहाल क्लेम है और जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्लेम है, इंडियन मीडिया का क्लेम है। तो इसकी कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो तुर्की जो है वो बहुत अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा अगर तुर्की ने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अचीव कर लिया पाकिस्तान की मदद से। तो ये पाकिस्तान के साथ भी तुर्की की दोस्ती का हमने जिक्र कर दिया ताकि आप इस चीज़ को अपने साथ रिलेट कर सकें। बाकी पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती पर जो है एक लंबी दास्तान है, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिला होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नई चीज़ सीखी होगी। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, या आपको कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स और मज़ेदार इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।